गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा एक चैप्टर जो है हमारा हिस्ट्री से लास्ट चैप्टर जो था वो रह गया था। एंड ये चैप्टर के बारे में आप लोग सभी थोड़ा बहुत लगभग जानते हैं, तो इसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि 1947 में 15 अगस्त को हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटिशर्स से। देन हमारे देश में सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम कर लिया था। 26 नवंबर 1949। बट इसे हमने इम्प्लीमेंट कब किया? इसे हमने इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950 से। इसीलिए हम 26 जनवरी को हमेशा जो है रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बच्चों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर वॉज हेल्ड 1951। पहले इलेक्शंस जो हुए हमारे वो 1951 में हुए थे। ठीक है, उसके बाद इसमें इंडियन डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस दी हुई है कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें मिलती हैं। एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कि सभी लोगों को जो 18 ईयर से ऊपर के हैं और जो इंडिया के सिटीज़न हैं, उनके साथ बिना किसी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सेक्स, रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किए बिना सभी को राइट टू वोट दिया गया है। सेक्युलरिज्म ये है कि सभी रिलीजन जो हैं वो हमारे देश की गवर्नमेंट की नज़र में इक्वल हैं, और चाहे फिर वो उनके नंबर ज़्यादा हों लोगों के रिलीजन के बेस पे या कम, सभी लोग इक्वल माने जाएंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़र में सभी एक बराबर हैं। अगर किसी ने कोई गलती की है तो चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट रिलीजन का हो, सभी के लिए कानून एक बराबर है। टुवर्ड सोशल इक्वालिटी, सभी लोगों के लिए सामाजिक समानता की बात की गई है कि समाज में सभी को इक्वल माना जाएगा। एजुकेशनल हर तरह का डेवलपमेंट करने का मौका दिया जाएगा। हमारे देश में पावर्स को भी डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में ये देखो सभी लोग वोट देने के लिए खड़े हैं, फीमेल्स भी खड़ी हैं। सेक्युलरिज्म भी बता दिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी रिलीजन्स। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्सेप्टेड सेक्युलरिज्म एज वन ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। ये मैंने आपको बताया भी कि इंडिया में सभी रिलीजन्स को एक्सेप्ट किया गया है, सभी को इक्वल माना गया है। किसी भी रिलीजन के साथ में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, बहाईज हो, ज़ोरास्ट्रियंस हो, सभी को सेम माना जाएगा, इक्वली माना जाएगा। सेक्युलरिज्म के देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ, हिंदू, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सभी मिलकर क्या बना रहे हैं? इंडियन। ठीक है, उसके बाद है यहाँ देखो सारे धर्मों के रिलीजन्स के सिंबल दिए हुए हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि ऑल इंडियंस सिटीजन हैव इक्वल राइट एंड हैव टू ओबे द सेम लॉज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, वेल्थ और सेक्स। द गवर्नमेंट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सभी को इक्वल, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली बुक में। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सभी एक समान है। फिर सोशल इक्वालिटी की बात हुई है यहाँ पर। इसमें इसका मतलब है कि सोशल स्टेटस जो है, किसी की भी डिग्निटी को हर्ट नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वल माना जाएगा और सभी को डेवलपमेंट के इक्वल मौके दिए जाएंगे, बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, जिनके बारे में हमने मार्जिनलाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ये लोग जो है बैकवर्ड हो गए। इनको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट ने इनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली दी हैं, जैसे रिजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद टुवर्ड सोशल इक्वालिटी, फिर डिवीजन ऑफ पावर, हमारे देश में पावर्स को डिवाइड किया गया है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द सब्जेक्ट, सेंटर और स्टेट। उसके बाद है ये देखो हमारी जो पावर्स हैं हम उनको दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इस तरीके से जो ये वाला तरीका तो है ये कि इसमें जैसे कि फर्स्ट है, अगर हम इस तरह से डिवाइड करें तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम पावर्स को वर्टिकली डिवाइड करें तो सेंटर,
स्टेट और फिर लोकल। देन ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारे देश में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है, लेकिन इंग्लिश जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा गया है। और क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं वो हिंदी स्पीकर नहीं हैं, तो उन्होंने डिमांड की कि इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। जैसे साउथ इंडिया में आपको पता है कि हिंदी लोगों को कम आती है और इंग्लिश ज़्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी स्टेट अपनी स्टेट में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पर हमारा जो काम होता है, ऑफिशियल वर्क जो होता है वो हिंदी भाषा में होता है। ठीक है, उसके बाद है एवरी इंडियन स्टेट इज़ फ्री टू चूज़ इट्स ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट को आज़ादी दी गई है कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ कर सकता है। बताया है मैंने आपको ये। इसमें देखो लैंग्वेजेस बताई हुई हैं कौन कौन सी हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। इनमें से कोई भी जो है स्टेट अपनी लैंग्वेज को अपना सकता है। सक्सेसेस, अब क्या हुआ, कुछ सालों बाद में रेगुलर इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस जो हैं उनके द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का मौका मिला। और पहले इलेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1951 में हुए। ठीक है, उसके बाद फेलियर्स क्या थे कि इन सब सक्सेस के बावजूद इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कि जो इलेक्शंस हैं उनको जीतने के लिए लोग पैसा लगाते हैं और सेल्फिशनेस के लिए इलेक्शंस जीतना चाहते हैं, ना कि सोशल वर्क के लिए। तो ये कुछ इसमें कमियां भी नज़र आती हैं। मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर गेनिंग, जब इंडिपेंडेंस हमने ले लिया तो उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिलीजन को लेकर जो झगड़े चल रहे थे और जिसकी वजह से हमारा एक स्टेट और बन गया था पाकिस्तान। तो इंडियन गवर्नमेंट वॉज फेस्ड विद द इमीडिएट टास्क ऑफ गिविंग शेल्टर टू दोज हु केम टू इंडिया। मोस्ट ऑफ शेल्टर, मतलब वही चीज़ बताई हुई है कि इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी कम्युनलिज्म से रिलेटेड। मेजर प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, कॉलोनीज ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद की प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। मेजर प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, वही कि डोमिनियन स्टेट होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि हम लोग जो हैं हमें आज़ादी तो दे दें लेकिन जो डिसीजन लेने की पावर है वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहे। तो वो इंडिया को डोमिनियन स्टेट बनाना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में कहा गया नहीं, इंडिया को तो पूरी आज़ादी चाहिए, यानी कि इंडिया अपने बाहर दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस हैं, अपने खुद के डिसीजंस हैं वो लेने में भी फ्री रहे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन ऑफ इंडिया जो है उससे 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया। पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये अभी भी जो है इनकी जो रियासतें हैं ये किसी राज्य में नहीं मिली थी। देयर वर ऑल्सो सम स्मॉल टेरिटरीज इन इंडिया, इनकी जैसी और भी छोटी छोटी टेरिटरीज थी जैसे कि गोवा, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, इनको भी इंडिया में ही मिला लिया गया बाद में। लेकिन यहाँ का कल्चर जो है वो फ्रेंच और पोर्चुगीज था। मेजर प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब जो प्रॉब्लम्स थी आगे, इंटीग्रेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी कि अब राष्ट्रों को, जो हमारे देश के अंदर राज्य थे उनमें कहीं पर तो राजाओं अंग्रेज़ों का शासन था और किसी किसी जगह पर जो है राजाओं का रियासत था। तो अब भारत को एक करने की बात की गई, दोबारा से राज्य बसाने की बात की गई। जो महाराजा थे कश्मीर के, उन्होंने पाकिस्तानी एक्सेशन से बचने के लिए भारत जो है कश्मीर ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी इन्वेडर्स ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। और ऐसे में फिर जब कश्मीर की हेल्प की इंडियन गवर्नमेंट ने तो उन्होंने इंडिया के साथ ही मिलने का फैसला कर लिया।
जूनागढ़ में भी वोटिंग कराई गई और वो जो इंडिया की जो फेवर में ही वोटिंग हुई। एब्सॉर्प्शन ऑफ कश्मीर, अब कश्मीर को लेकर इशू आपको पता ही है, कश्मीर अब जो है हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया है, पहले स्टेट था। और एब्सॉर्प्शन ऑफ यानी कि इनको मिलाने की बात चल रही है। बाद में राजा हरि सिंह जो थे कश्मीर के राजा, वो भी इंडिया की उसमें आ गए, इंडिया में टेरिटरी में, पाकिस्तान में नहीं गए, और हैदराबाद के भी आ गए। क्रिएशन ऑफ आंध्रा, पहला स्टेट था बच्चों आंध्र प्रदेश, जो कि लैंग्वेज के बेस पे बनाया गया था। और ये आंध्र प्रदेश पहले मद्रास का ही पार्ट था, और बाद में आंध्र प्रदेश जो है वो इसको अलग स्टेट बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तेलुगु लैंग्वेज के बेस पे इसकी डिमांड की गई थी। और आंध्र प्रदेश में इस स्टेट को अलग बनाने के लिए एक श्री पोट्टी रामल्लू थे, उन्होंने 52 दिन तक भूख हड़ताल की और उसमें उनकी डेथ भी हो गई थी। और उन्हीं के हड़ताल करने के बाद ही आंध्र प्रदेश जो है वो तेलुगु लैंग्वेज के बेस पर पहला स्टेट बना, लिंग्विस्टिक स्टेट भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब ये आंध्र प्रदेश देखो, कोस्टल आंध्रा तेलंगाना अब अलग हो गया है। पहले कोस्टल आंध्रा तेलंगाना ये सारे तमिलनाडु के ही पार्ट हुआ करते थे। अब है आंध्रा के बारे में वही बताया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो मिले प्रोटेस्टर्स से, और क्योंकि पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। और 1951 में पहली बार हमारे 1951 में इलेक्शंस हुए थे। 1952 में श्री पोट्टी रामल्लू को समझाने के लिए गए कि इस तरह की ज़िद ना करे, लेकिन वो अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटे। ये दे रखा नाम देखो उनका, श्री पोट्टी रामल्लू, और गांधीयन लीडर थे ये, मतलब शांति से विरोध कर रहे थे, लेकिन इनकी 52 दिन बाद डेथ हो जाती है। ये पोट्टी श्री रामल्लू, इनका फ़ोटो दे के भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि ये पर्सनैलिटी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर फ्रेंच कॉलोनीज जैसे कि आपको पता ही है, पौंडीचेरी, चंदन नगर, माहे, कराईकल, यानम, इन सबको भी इंडिया की टेरिटरी में ले आया गया, और पहले ये फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी। फिर पोर्चुगीज़ कॉलोनीज थी, दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये भी हमारी यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। फ्रीडम फाइटर्स जो थे इन्होंने यहाँ से लड़ाई भी लड़ी थी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, अभी स्टेट्स को दोबारा बनाया गया लैंग्वेज के बेस पर, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू इट्स सजेशन सम न्यू स्टेट्स वाज क्रिएटेड इन 1956, असमीज असम में, बंगाली बंगाल में, उड़िया उड़ीसा में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, तेलुगु स्पीकिंग हैदराबाद स्टेट, आंध्र प्रदेश रिनेम आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे, उसको मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र, गुजरात स्पीकिंग गुजरात, इस तरह से स्टेट बना दिए गए बोली बोलने वालों के आधार पर। इंडिया इन 1953, फिर 1975 की बात हो रही है, ये मैप है। इंडिया इन 2009, फिर 2009 का मैप दिखाया हुआ है। फिर स्टेट्स में चेंजेस बताए हुए हैं, जो चेंजेस आए हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है। प्लान डेवलपमेंट, अब क्या हुआ, जब देश आज़ाद हो गया तो हमने एक प्लानिंग कमीशन भी बनाया बच्चों, जो कि 5 साल के लिए टारगेट फिक्स करता था कि हमें 5 साल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट के काम करने हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन बनाया गया इंडिपेंडेंस इकोनॉमी को लेकर, और इसमें फूड स्केर्सिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स को अपनाया जाता है। जैसे कि हमारे स्कूल्स भी हमें प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिलते हैं, हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिलते हैं, बैंक्स भी हमें दोनों तरह के मिलते हैं। तो जब इस तरह प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं तो ऐसी इकोनॉमी जो बनती है उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। फिर प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया हुआ है कि प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश इन 1950 में बनाई है। प्राइम मिनिस्टर एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इसके एक्स ऑफिशियो मतलब जब अंदर जाएंगे वो प्लानिंग कमीशन में तो वो इसके चेयरमैन बन जाएंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट प्लानिंग कमीशन थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद में इसमें रिसोर्सेज स्टेट्स को डिवाइड किए जाते हैं। प्लानिंग कमीशन के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर भी। डैम बताए हुए हैं, डैम बिल्ट आफ्टर प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बनने के बाद में ये सारे डैम बनवाए गए, ये
foreign policy, the principal goal, compulsion and strategies that govern a country's relation with other countries together constitute the countries of foreign policy। यानी जब हम दूसरे देशों के प्रति अपनी जो नीति अपनाते हैं उसी को फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बताई हुई है फिर से कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ, यूनाइटेड नेशन बना, इंडिया भी इसका मेंबर बना, इंटरनेशनल पीस अंडरस्टैंडिंग की बात की गई। ठीक है, और इंडिया ना तो यूएसएसआर के साथ आगे आया ना यूएसए के, उसने अपने आप को एक न्यूट्रल पर कंट्री के रूप में बनाए रखा। बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, अब यहाँ पे बताया 1945 से 1991 के बीच में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चला। पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। कैपिटलिज्म था अमेरिका का और सोशलिज्म था रशिया का। ठीक है, फिर नॉन अलाइनमेंट था। जब ये कोल्ड वॉर चला तो इंडिया ने जो है इस तरह की पॉलिसी अपनाई कि ना तो वो यूएसएसआर के साथ है ना यूएसए के साथ है, और दोनों को वो ना तो अगेंस्ट में जाएगा ना सपोर्ट में। ठीक है, तो यही पॉलिसी उसकी नॉन अलाइनमेंट, यानी कि किसी तरह के गुट में या ग्रुप में ना आना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू लेड द फाउंडेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट विद द सपोर्ट ऑफ गमाल अब्दुल नासिर, इजिप्ट में शुक्राना, इंडोनेशिया। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नासिर, शुक्राना और घाना, ये तीनों जो हैं ये कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्रॉस टिटो यूगोस्लाविया 1961। फिर नॉन अलाइनमेंट के बारे में बताया हुआ है। इंडियाज़ रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया के दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन। आप सभी को पता है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब इंडिया की नेबर कंट्रीज़ हैं। आइलैंड कंट्रीज़ हैं श्रीलंका एंड मालदीव। ठीक है, इंडिया जो है उसके नेबर जो है, ठीक है, उनके बारे में बताया, शांति बनाए रखना चाहता है इंडिया उनके साथ में। इंडियाज़ रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, इंडियाज़ रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, इंडियन सार्क। अब देखो सार्क जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, इन सभी ने साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन बनाया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सार्क क्या है, यहाँ दिया हुआ है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, फाउंडर इसके ढाका में 1985 में इसकी फाउंडिंग हुई थी। सार्क जो है वो इसका परमानेंट सेक्रेटरीट काठमांडू में है, ये पूछा जाता है। अफगानिस्तान ऑल्सो मेंबर ऑफ सार्क। द सार्क प्रमोट म्यूचुअल फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, कलेक्टिव रिलायंस एंड बेटर कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स। इंडिया एंड सार्क, वाघा चेक पॉइंट दिखाया हुआ है। लुकिंग एट द फ्यूचर में यही है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी लेकर आएँ, स्पेस लेकर आएँ, टेक्नोलॉजीज लेकर आएँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ाएं। ये हमारा हम फ्यूचर देख रहे थे। टेररिज्म को, अनएम्प्लॉयमेंट को, पार्टी को, इनको ख़त्म करें। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर में बच्चों। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और इस वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर कुछ ना समझ आए तो फिर आप मेरे से क्लास में पूछें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।